सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज लेकर के आए जो 10th क्लास के भाई बच्चे हैं उनके लिए जो एसएसटी वाला जो भाई आप लोगों का सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, यानी कि एसएसटी के अंदर भाई आप लोगों की कितनी बुकें हैं। एसएसटी के अंदर जो है वो आप लोगों की 4 बुकें हैं। तो उन 4 बुकों में से एक जो ज्योग्राफी नाम की जो बुक है ना भाई, जो ज्योग्राफी है उसमें से भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम क्या है, संसाधन एवं विकास। इस वाले चैप्टर को मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को भाई बताने वाला हूं, वो भी नोट्स के साथ में। ठीक है भाई, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो देखिए भाई, सबसे पहले भाई देखो क्या है कि चैप्टर का ही जैसे कि नाम है, संसाधन एवं विकास। ठीक, तो संसाधन एवं विकास इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, तो संसार में मौजूद प्रत्येक वह वस्तु जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे वह क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। यानी कि देखो भाई, संसाधन एवं विकास चैप्टर का नाम है, तो संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन भाई उसको कहते हैं जो कि पूरा का पूरा भाई क्या है, पूरा पूरा संसार, संसार का मतलब पूरी पूरी दुनिया है। तो पूरी दुनिया में भाई मौजूद जितनी भी चीजें हैं जो कि क्या कर रही हैं, जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, तो वह हर एक वस्तु हमारे लिए क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। क्लियर है? तो ये चीज थी, यानी कि भाई संसाधन जो है वो किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अब जैसे उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, पानी, कुर्सी इत्यादि, ये सारी सारी जो चीजें हैं ये क्या कहलाती हैं, ये सारी सारी चीजें भाई संसाधन कहलाती हैं। अब भाई जो संसाधन जो होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से संसाधन जो होते हैं भाई, उनके ना कई अलग अलग प्रकार होते हैं। देखो भाई, मैंने ये तो आप लोगों को बता दिया कि संसाधन जो है वो संसाधन जो है वो किसे कहते हैं। अब संसाधनों के प्रकार 3 होते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। यानी कि भाई पहला उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, भाई उत्पत्ति के आधार पर, और फिर दूसरा है समापत्तिया के आधार पर संसाधन, और फिर तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। क्लियर है? तो अब मैं पहले इनको ऐसे ही आप लोगों को बता देता हूं। जैसे भाई उत्पत्ति, उत्पत्ति का भाई मतलब क्या होता है, उत्पत्ति का भाई मतलब है, मान लो भाई ये एक संसाधन है। क्लियर है? ये भाई क्या है, ये एक संसाधन है। तो इस वाले संसाधन का भाई निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो जो निर्माण हुआ है ना उसी के आधार पर, यानी निर्माण कैसे हो सकता है संसाधन का। क्लियर है? तो देखो भाई, कुछ ऐसा संसाधन है भाई, जैसे कि लकड़ी है, तो ये जो लकड़ी है इसका निर्माण जो है वो कैसे हो सकता है, तो इसका निर्माण भाई जीवित जीव जंतुओं से होता है। तो लकड़ी जो होती है उसमें भी, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें भी जान होती है। या फिर हम बोलते हैं भाई क्या है कि हड्डियों से कोई चीज बनी हुई है। ठीक, तो हड्डी से जो चीज बनी हुई होगी, हड्डी तो भाई जीवित जीव जंतुओं में होती है। तो फिर भाई उससे जो चीज बनी है तो भाई वो कैसी जंतुओं में पाई जाती है, जीवित, यानी जैव संसाधन कहलाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मृत जीवों से प्राप्त होते हैं। क्लियर है? तो ये आता है उत्पत्ति के आधार में, उत्पत्ति यानी बनावट कैसी है, वो बना कैसा है। ठीक है, या किस तरीके से बना है, वो जीवित जीव जंतुओं से मिलकर बना है या मृत से। अब समापत्तिया के आधार पर, समापत्तिया के मतलब यानी समाप्त कैसे हो सकता है, तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं संसार में जो कि समाप्त हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो समाप्त नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? अब स्वामित्व, स्वामित्व यानी हक के आधार पर भाई कई अलग अलग प्रकार के संसाधन होते हैं। जैसे कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिस पर किसी एक समूह का अधिकार होता है। तो कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिन पर सारे के सारे देश का अधिकार होता है, तो कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिन पर सारे के सारे दुनिया का अधिकार होता है। तो इस प्रकार के संसाधन जो होता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये संसाधन के प्रकार थे। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा डीपली समझते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है, तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है इसको समझते हैं। तो देखो भाई, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन यही है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो कौन सा है, वो है भाई प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। भाई प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, यह ऐसे संसाधन होते हैं जो कि हमें किससे प्राप्त होते हैं, जो हमें प्रकृति से भाई प्राप्त होते हैं, जैसे कि भाई जल, वायु इत्यादि। ठीक है भाई, यानी उत्पत्ति के आधार पर ऐसे संसाधन होते हैं जो कि हमें, एक तो ऐसे जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं यानी जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें मानव निर्मित हो रहे हैं, यानी कि मानव खुद बनाते हैं। तो दो तरीके के संसाधन होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, एक तो वो जो प्रकृति खुद बनाती है और एक वो जो मानव बनाता है। क्लियर है? तो जो प्रकृति खुद बनाती है जैसे कि जल, वायु, ठीक, और जो क्या नाम है,
मानव बनाता है, मानव भाई ऐसे संसाधन जो कि मानव बनाता है, जैसे कि कौन कौन से भाई, सड़क हो गया, मशीन हो गए, पार्क हो गए, ठीक है, गार्डन हो गए। तो ये सारी सारी जो चीजें होती हैं ये कौन बनाता है, ये मनुष्य खुद बनाता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संसाधन हो गए। अब इसी का अगला वाला जो पॉइंट है वो समाप्ति के आधार पर संसाधन, यानी समापत्तिया के आधार पर संसाधन। समापत्तिया के आधार पर भी दो तरीके के संसाधन बताए थे जो कि समाप्त हो सकते, कभी नहीं हो सकते, ठीक है। यानी नवीकरणीय संसाधन तो कुछ ऐसे होते हैं जो समाप्त हो सकते हैं, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन। तो देखो नवीकरणीय कौन से संसाधन होते हैं, ये ऐसे संसाधन होते हैं जो कि भाई क्या होता है, समाप्त नहीं हो सकते हैं, जैसे कि भाई सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। क्लियर है, ये भाई ऐसे संसाधन होते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, यानी कि सूरज जो है उससे भाई जो गर्मी निकलती है, क्या वो कभी भी खत्म हो सकती है? तो नहीं भाई, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। क्लियर है। अब भाई अनवीकरणीय संसाधन, ये ऐसे संसाधन होते हैं जो जिनका उपयोग जो होता है हम एक ही बार जो है कर सकते हैं और दोबारा करने पर वो समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल। क्लियर है। तो ये ऐसे संसाधन है जो समाप्त हो जाते हैं। क्लियर है भाई। अब देखो अगला वाला जो है वो कौन सा है भाई, वो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार के आधार पर संसाधन, ठीक है। अब देखो अधिकार के आधार पर कई अलग अलग प्रकार के संसाधन होते हैं, जैसे व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, सामुदायिक संसाधन और भी होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं इनको ही समझा देता हूँ। जैसे व्यक्तिगत संसाधन, ये ऐसे संसाधन होते हैं, यह ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। इसको हम बोलते हैं भाई क्या, इसको हम बोलते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत वाला। क्लियर है। तो व्यक्तिगत यानी जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है। अब भाई मान लो एक पेन है, ठीक है, अब इस एक पेन पर क्या है, किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार है, तो ये व्यक्तिगत संसाधन हो गया। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर सारे के सारे समूह का अधिकार होता है, तो वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। क्लियर है। तो ये है। अब भाई अगला वाला कौन सा है, राष्ट्रीय संसाधन। अब भाई राष्ट्रीय संसाधन ये कौन से वाले संसाधन होते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन ये ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर सारे के सारे राष्ट्र का अधिकार होता है। इनको हम भाई राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं, जिस पर सारे देश का अधिकार होता है। अब भाई कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय होते हैं। अंतरराष्ट्रीय यानी कि यह ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर सारी सारी दुनिया का अधिकार होता है। क्लियर। तो ये संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो है वो कहलाते हैं। ठीक, तो कुछ अलग अलग प्रकार के संसाधन थे और ये संसाधनों के प्रकार मैंने बता दिए हैं। क्लियर है। अगर फिर भी ना कुछ चीज समझ में आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करें, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है भाई। अब अगला वाला तो जो टॉपिक है वो कौन सा, ये है सतत पोषणीय विकास। कि सतत पोषणीय विकास जो है वो किसे कहते हैं। तो देखो भाई, यह विकास करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें संसाधनों का उपयुक्त यानी कि उपयोग होता है, किंतु सीमित और मौजूदा संसाधन आने वाली पीढ़ी को भी उपलब्ध हो सके, कुछ इस तरीके से जो इनका उपयोग किया जाता है। क्लियर है। यानी कि ये ऐसे संसाधन है जिनका हम उपयोग तो करते हैं लेकिन सीमित करते हैं, यानी कि हद से ज्यादा नहीं करते हैं, इतना ही उपयोग करते हैं जिससे हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और हमारे बाद जो हमारी पीढ़ी जो हो उसको भी वो चीज उपलब्ध हो जाए। क्लियर। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं या फिर ऐसे विकास करने का तरीका ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्लियर है। तो ये था इसके अंदर। अब देखो भाई क्या है कि ये वाले संसाधन, ये कौन सा वाला है, ये है भाई भूमि संसाधन। अब भाई भूमि संसाधन जो है इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब समझते हैं भूमि संसाधन। तो देखो भूमि जो संसाधन का तो मतलब भाई आपको पता ही होगा, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे वो संसाधन। अब भूमि, भूमि का मतलब होता है मिट्टी, तो भाई मिट्टी जो है वो खुद भी हमारे लिए भाई क्या है, एक संसाधन है। तो किस प्रकार से है, भूमि जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन होता है। क्यों, क्योंकि इस पर सारी की सारी मानवीय क्रियाएं होती हैं और इसका उपयोग हम निम्न कार्यों में करते हैं। भाई सारी सारी मानवों की जो भी क्रियाएं होती हैं वो जमीन पर ही होती हैं। ठीक है। और भाई ये मानव के लिए बहुत ज्यादा इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि मानव सारी सारी क्रियाएं इसी पर करता है। अब मानव कौन कौन सी क्रियाएं इस पर करता है, जैसे कि कृषि भूमि, यानी कृषि यानी कि कुछ भूमि ऐसी होती है जिस पर हम केवल खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। तो कुछ भूमि पर हम वन लगाते हैं, यानी वन भूमि, यानी कि कुछ भूमि ऐसी होती है जिस पर केवल और केवल हम भाई क्या करते हैं, बाग लगाते हैं, तो वो वन भूमि कहलाती है। क्लियर है। अब अगला जो है चरगाह भूमि। चरगाह भूमि ऐसी भूमि होती है जिस पर भाई क्या किया जाता है, जिस पर केवल और केवल जानवरों को भाई क्या किया जाता है, चलाया जाता। सॉरी, यहाँ पर मैंने ना चलाया लिख दिया, आप ना चराया लिख लेना, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ना चराया, ठीक है, चराया। तो चराया जो है यहाँ पर जाता है जानवरों को। क्लियर।
तो ऐसी भूमि को हम बोलते हैं चरागाह भूमि। ठीक है, अब बंजर भूमि ये ऐसी भूमि होती है जो कि भाई क्या होती है, जो कभी भी किसी भी काम में नहीं होती है और खाली ही पड़ी रहती है और ये उपजाऊ भी नहीं होती है। ऐसी भूमि को हम क्या बोलते हैं, ऐसी भूमि को हम भाई बोलते हैं बंजर भूमि। क्लियर है, तो ये चीज जो थी इसके अंदर बताई गई थी। ठीक, अब अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो सतत पोषणीय विकास। 2 सेकंड भाई, एक मुझे ये लगता है कि सतत पोषणीय विकास जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो एक बार मैं क्या करता हूँ ऊपर, अच्छा हाँ, ये मैंने यहाँ पर बता दिया है। क्लियर है, तो शायद से इस वाले पेज को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, सतत पोषणीय विकास को। और भूमि संसाधन ये मैंने बता दिया है, शायद ये रिपीट हो गया है गलती से मुझ पर। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहाँ से जो अगला टॉपिक है वो आपका ये वाला जो टॉपिक है ये स्टार्ट हो जाता है कि भू निम्नीकरण जो है ये क्या होता है। भू का मतलब तो भाई भूमि होता ही होता है भाई, ये बात तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। लेकिन निम्नीकरण जो होता है इसका मतलब भाई क्या होता है। निम्नीकरण जो होता है भाई इसका मतलब भाई होता है कि भूमि जो होता है मिट्टी जो है इसके उपजाऊपन में कमी आना ही भू निम्नीकरण कहलाता है। क्लियर है, अब देखो मृदा के उपजाऊपन में कमी आना या उसकी गुणवत्ता में भाई क्या है खराबी आना ही मृदा निम्नीकरण कहलाता है। क्लियर है, और भाई क्या होता है, मृदा निम्नीकरण निम्न कारणों से होता है, जैसे कि वनों की कटाई करना। जब हम क्या करते हैं वनों को काटते हैं ना, तो वनों को ज्यादा से ज्यादा भाई मान लो एक ये है भाई जगह, एक वन है, या फिर भाई हाँ मान लो इस जमीन पर भाई क्या है जंगल लगे हुए थे, पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे बहुत सारे। ठीक है भाई, अब ये वो सारे के सारे मान लो भाई पेड़ हैं। ठीक, अब ये सारे के सारे पेड़ भाई यहाँ पर लगे हुए थे, तो हमने क्या किया, इन पेड़ों को हमने भाई काट दिया। ठीक, इन पेड़ों को हमने काट दिया, और जब भाई हमने इन पेड़ों को काट दिया तो भूमि कैसी होगी, बिल्कुल सपाट हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, है ना भाई। अब ये भूमि ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल सपाट रह जाएगी, और जब भूमि ऐसी रह जाएगी तो सिंपल सी बात है, जब भी हवा चलेगी तो हवा चलने से भाई इसकी जो भूमि है ये उड़कर दूसरी जगह पर, ये भूमि नहीं मतलब मिट्टी जो है उड़ करके दूसरी जगह पर जा सकती है। लेकिन अगर यहीं पर पेड़ होते तो वो पेड़ जो होते हैं वो उस मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिससे कि मिट्टी जो है एक से दूसरे स्थान पर नहीं जाती और मिट्टी खराब होने से बच जाती। ठीक है, और उसका उपजाऊपन भी बना रहता। तो इसलिए वन जो है उनकी कटाई से भी भाई क्या होता है, निम्नीकरण बढ़ जाता है। और एक ही स्थान पर अत्यधिक चराई कराना, भाई अत्यधिक चराई करना का मतलब क्या, चराई करने का भाई मतलब ये होता है कि भाई एक खेत है या फिर एक कोई भी क्षेत्र, अब इस क्षेत्र पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसी क्षेत्र पर बार बार जानवरों को चरा रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। क्योंकि इस क्षेत्र से फिर सारी सारी जब घास उखड़ जाएगी तो वो घास जो होती है वो मिट्टी में पकड़ बना के रखती है, और जब वही उखड़ जाएगी तो फिर भाई मिट्टी को पकड़ के कौन रखेगा। तो इसके कारण भी मृदा का निम्नीकरण बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है, और भाई क्या है, खनन करना, खनन का मतलब होता है भाई खुदाई करना। और जब खुदाई की जाएगी तो खुदाई के दौरान भाई क्या होता है, भाई मान लो इस जगह पर खुदाई की गई, ठीक है, इस जगह पर क्या किया गया, खुदाई की गई, तो खुदाई करने से भाई क्या होगा, अब यहाँ पर भाई गड्ढा बन जाएगा बहुत ज्यादा, और यहाँ की जो सारी मिट्टी होगी वो बाहर निकाल दी जाएगी। अब भाई जब सारी सारी मिट्टी भाई क्या कर दी गई है, बाहर निकाल दी गई, मान लो यहाँ पर निकाल के रख दी गई है मिट्टी, तो फिर भाई अब ये गहरा गड्ढा रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब गड्ढा ही गड्ढा रह जाएगा यहाँ पर, जिसकी वजह से भाई क्या होगा कि ये जो मिट्टी ये जो बाहर आ गई है, जो कि उपजाऊ मिट्टी थी, अब ये भी बेकार हो जाएगी यहाँ पर रखे रखे। तो इस प्रकार से जो खनन जो होता है उसके द्वारा उपजाऊ मिट्टी भी गंदी हो जाती है। और फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा जो होता है वो भी जब जाकर के ऐसी मिट्टी में मिलता है तो इससे मिट्टी दूषित हो जाती है। तो ये सारे सारे कारण है किस चीज के, भूमि के निम्नीकरण के। क्लियर है, अब देखो ये जो भूमि निम्नीकरण होता है, मिट्टी का जो खराब जो होता है, इसको मिट्टी को हम खराब होने से किस प्रकार से जो है रोक सकते हैं, यानी कि भूमि संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला उपाय, वनों की कटाई जो है वो रोकना। अगर हम वनों को काटने से या कटने से बचा लेते हैं तो भाई क्या हो जाएगा कि भूमि जो है वो उसका संरक्षण हो जाएगा। और एक ही स्थान पर अत्यधिक क्या करें, चराई चराई जो है वो कराते हैं ना, तो उसको ना होने देना, एक ही स्थान पर चराई ना करवाना बार बार। इससे भी भाई मृदा जो है इसका निम्नीकरण जो है वो रुक जाएगा या फिर कम तो हो ही जाएगा। और खनन जो है वो सीमित करना, यानी ज्यादा खनन भी नहीं करना है। और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा है उसे खुली जमीन पर ना फेंकना। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीजन थे। और भाई क्या है, वनों में आग ना लगने देना, और वृक्षों को जो है लगाना, ज्यादा अगर आप वृक्ष लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, बाग बनाते हैं, तो फिर भाई ज्यादा कम निम्नीकरण होगा, जिससे कि भाई क्या हो जाएगा, मिट्टी जो है इसका संरक्षण हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सारी सारी चीजें भाई इसके अंदर बताई गई थी। अब अगला वाला जो टॉपिक है वो देखिए,
अब देखो अगला कौन सा टॉपिक है, ये है भाई मृदा के प्रकार। मृदा के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले मृदा का मतलब समझिए। अभी देखो मैंने आपको बताई भूमि। भूमि क्या होता है? भूमि जो होता है ये जमीन की जो ऊपर की जो सतह होती है उसी को हमने भाई भूमि का नाम दिया है। लेकिन मृदा क्या होता है? मृदा भाई इसके भी ऊपर जो हल्की सी परत होती है ना, उस परत को ही हम कहते हैं मृदा। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो सतह होती है उसी को हम मृदा कहते हैं। और मृदा जो होती है कई अलग अलग प्रकार से जानी जाती है, कई अलग अलग प्रकार से भाई इस कई अलग अलग प्रकार की मृदा होती है, जैसे कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। क्लियर है? तो ये मिट्टी होती है और इनके अलावा भी और भी कई अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे लाल मिट्टी और पर्वतीय मृदा। क्लियर है? तो ये मिट्टियां होती हैं कई अलग अलग प्रकार की। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इन मिट्टियों के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि जलोढ़ मृदा। तो भाई ये जो जलोढ़ वाली जो मृदा होती है, ये कैसी मृदा होती है? भाई मान लो पहाड़ है, ठीक है, क्या है? पहाड़ है। तो इन भाई पहाड़ी जो क्षेत्र जो होते हैं, इन पहाड़ों से भाई क्या होता है, पानी बहता हुआ आता है मान लो, ठीक है। और जब पानी बहता हुआ आएगा तो ये पानी जो बह रहा है ये अपने साथ भाई क्या लेकर आता है, ये अपने साथ मिट्टी को लेकर के आता है, ठीक है। तो इसके साथ में जो मिट्टी बह कर के आती है ना, उसी वाली मिट्टी को हमने नाम दिया है जलोढ़ मृदा, जो जल को ओढ़कर या जल के साथ में बहती हुई आती है, इसी को हमने नाम दिया है जलोढ़ मृदा। क्लियर है? अब भाई काली वाली मृदा, भाई भारत का ये जो दक्षिण का जो क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र? दक्षिण का क्षेत्र। भाई इस वाले क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के फटने से हुआ है। किसके फटने से? ज्वालामुखी। और जब भाई यहाँ पर ज्वालामुखी फटी है तो ज्वालामुखी के फटने से भाई क्या हुआ है, यहाँ पर जो है वो उनका जो लावा जो है वो निकल करके इस वाले क्षेत्र पर फैल गया है। फिर भाई लावा जो है ठंडा पड़ गया और वो काला बन गया, ठीक है। और फिर वही आगे चल के किसका रूप ले लेती है? काली मिट्टी का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से ही काली मिट्टी जो है इसका निर्माण हुआ था। और काली जो मिट्टी जो है इसका निर्माण पठारों से ही हुआ था, ठीक है। और काली जो मिट्टी यानी कि दक्षिण की साइड में यहाँ पर मसाले की खेती और मूंगफली की खेती बहुत अच्छी होती है। अब लैटेराइट मृदा, ये भाई ऐसी मृदा होती है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने के कारण से होता है, ठीक है भाई। चट्टान जब टूट जाती है तो चट्टानों में से जो मोटे मोटे जो कचरा निकलता है या फिर मोटे मोटे टुकड़े टूट जाते हैं चट्टानों के, फिर वही आगे चल के मृदा का रूप ले लेता है। क्लियर है? तो ये था। अब भाई एक मृदा है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय सिंपल है, मरुस्थल यानी कि रेत। तो भाई जो रेत का जो क्षेत्र जो होते हैं जैसे राजस्थान, भाई यहाँ पर भाई जो मृदा फैली हुई है उसको हमने नाम दिया है मरुस्थलीय मृदा। अब लाल मृदा, लाल मृदा भाई ऐसी मृदा होती है जो कि भाई जो कि लाल रंग की होती है। पर्वतीय मृदा, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर है? और भाई ये वहां पर ज्यादा रहती है जहां पर वन होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के ये 6 जो है मृदा के प्रकार थे। क्लियर है? अब देखो आगे और क्या क्या चीज बताई गई है। मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा जो है इसको हम किस प्रकार से जो है वो बचा सकते हैं। मैंने इतनी सारी आपको मृदा बता दी। अब मृदा संरक्षण, अभी हमने पढ़ा भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण का भाई मतलब क्या? भूमि को खराब होने से कैसे। लेकिन अब मैंने बताया मिट्टी जो है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले सीढ़ीदार खेती करके। सीढ़ीदार खेती मतलब भाई मान लो पहाड़ी क्षेत्र है, तो इस पहाड़ी क्षेत्र पर देखो ढाल है, ठीक है। और अगर हम इस ढाल पर खेती करते हैं और हल्का सा भी भूकंप आता है तो सारी खेती तुरंत नीचे आएगी। इसलिए भाई पर्वतीय जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों पर जो खेती की जाती है वो कुछ इस तरीके से की जाती है, कुछ इस तरीके से, यानी कि सीढ़ी बना करके, ठीक है। सीढ़ी इन ये जो सीढ़ी है इन पर्वतों की ढाल पर बना दी जाती है, जिससे कि भाई क्या होता है यहाँ पर इस प्रकार से खेती होती है और अगर भूकंप आता है तो ये ढहती नीचे की ओर बह करके नहीं आती। और अत्याधिक वनों को लगाना, और जब हमने क्या किया है वनों को ज्यादा से ज्यादा लगाया है तो ज्यादा से ज्यादा वनों को लगाने से भी भाई क्या होता है, मृदा जो होता है इसका संरक्षण हो जाता है, क्योंकि जो वन जो होते हैं वो मिट्टी को इधर से उधर जाने नहीं देते हैं। और भाई क्या है, अधिक से अधिक बांध जो है वो लगाना, यानी बांध बनाना। जब बांध बनाते हैं तो इससे भी मृदा जो होता है वो उसका संरक्षण हो जाता है। क्लियर है? हमारा चैप्टर भाई यहाँ पर भाई क्या हो गया है, पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अगर फिर भी कुछ ऐसा है जो कि आप लोगों के नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं या फिर जल्दी ही मैं उस पर भी भाई एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जो भी आपका डाउट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीटेड हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर हो सके तो शेयर भी इसे जरूर करें। क्लियर है? मिलते हैं आप लोगों से ऐसी ही एक प्यारी सी मजेदार वीडियो में। बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।